हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 19 कंप्यूटर साइंस का, जिसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफाइन ए ट्री। इनमें से वो बताना है जो ट्री को डिफाइन नहीं करता है। फर्स्ट ऑप्शन है, ए ट्री इज़ ए कनेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। क्या जो ट्री होता है वो कनेक्टेड और एसाइक्लिक ग्राफ होता है, तो ये जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ट्री क्या होता है? कनेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होता है। नेक्स्ट है, ए ट्री इज ए कनेक्टेड ग्राफ विद n-1 एजेस वेयर n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ। ये भी बिल्कुल सही है। देखिए ट्री क्या होता है? कनेक्टेड ग्राफ तो होता ही है, उसमें n-1 एजेस होती है। कब? जब उसमें n वर्टिसेस होंगे। ठीक, तो ये भी जो है यहाँ पे पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला है, ए ट्री इज एन एसाइक्लिक ग्राफ। तो हमने फर्स्ट ही पॉइंट में पढ़ा कि ट्री कनेक्टेड ग्राफ भी होता है और एसाइक्लिक भी होता है, तो ऑब्वियसली ये भी सही हो जाएगा कि ट्री जो है एसाइक्लिक ग्राफ है। फिर आगे कहा विद n-1 एजेस वेयर n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तीनों ही पॉइंट जो है ट्री से बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि ए ट्री इज ए ग्राफ विद नो साइकिल, कि ट्री एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें कोई साइकिल नहीं होती। तो बट ये पॉइंट जो है हमेशा ट्रू नहीं होता है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही होगा कि जो ट्री से रिलेटेड नहीं है, ट्री से रिलेटेड सही नहीं है। तो ट्री इज ए ग्राफ विद नो साइकिल, ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिए, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर FF। ऑक्टल इक्विवेलेंट बताना है हेक्साडेसिमल नंबर का, तो नंबर यहाँ पे है FF, तो इसको हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए बाइनरी में हम इसको कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। तो FF है, F को क्या बोला जाता है? 15, और 15 को हम कैसे लिखते हैं? 4 टाइम 1। ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है, तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो 3 के पेयर्स यहाँ से बन जाएंगे। ये हो जाएगा एक पेयर, एक ये और एक यहाँ पे 0 ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? 7 की हो जाएगी, ये 7 की हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 to 1 3 की। 377 जो है यहाँ से ऑक्टल नंबर जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए टी फ्लिप फ्लॉप इज गिवन बाय। टी फ्लिप फ्लॉप की हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बतानी है कि किससे इसको डिनोट किया जाता है। Qn+1 TQn, Qn प्लस T प्लस Qn, और ये इस तरीके से जो है दिया गया है। तो जो सही इक्वेशन हो जाएगी इसकी वो कौन सी होगी? वो होगी Qn+1 और TQn। वेट एक मिनट, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, Qn+1 और TQn। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, द इडियमपोटेंट लॉ इन बुलियन अलजेब्रा सेज दैट। इडियमपोटेंट लॉ बताना है बुलियन अलजेब्रा में कि किस तरीके से होता है। तो देखिए इडियमपोटेंट लॉ क्या कहता है कि x प्लस x किसके बराबर आएगा? x के ही बराबर आएगा। ठीक है, या फिर x डॉट x है, तो ये हो जाएगा x के ही बराबर। ठीक है, चाहे प्लस में आए चाहे डॉट ऑपरेटर के साथ आए, क्या रहेगा? x का x ही रहेगा। तो ये होता है इडियमपोटेंट लॉ, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे दिया है x प्लस XY इक्वल टू x। ये क्या होती है? ये सिंप्लीफिकेशन थ्योरम होती है। x प्लस इक्वल टू XY इक्वल टू x जो है आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें दिया है x इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू x, तो ये भी क्या होती है? एक सिंप्लीफिकेशन थ्योरम ही होती है ये भी। ओके, ठीक, तो इडियमपोटेंट इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड फॉर INT i इक्वल टू 1 दिया है, फिर i लेस देन इक्वल टू 5 दिया है, फिर देन i में इंक्रीमेंट किया गया है और देन प्रिंट एफ किया गया है i को। तो हमें बताना है कि ये जो सी कोड दिया गया है वो क्या वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं अलग अलग, तो देखिए किस तरीके से होगा, ध्यान से कीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे,
प्रिंट INT I इक्वल टू 1, I की वैल्यू जो है 1 है, तो हम क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे, 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। देन यहाँ पे क्या आएगा, I इक्वल टू I प्लस 1/2 एंड देन उसके बाद प्रिंट एफ I। तो अब हमें यहाँ से देखना है कि I की वैल्यू क्या होगी, पहले तो 1 ही प्रिंट होगी, सबसे पहले 1 प्रिंट होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ है इसमें, ठीक है, क्या हुआ है, 1 को प्रिंट करने के बाद इसमें इंक्रीमेंट होगा। 1 में जब हमने 1 को प्रिंट कर लिया है तो इंक्रीमेंट होने के बाद वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से 1 प्लस 1/2 आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको करेंगे तो 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 3/2, यानी कि 1.5 वैल्यू जो है ये दिखा रहा है इंक्रीमेंट करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन भी रखा है कि 1 के बाद 1.5 होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 होगा, फिर 2.53 इस तरीके से, बट ये ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इंटीजर दिया है और इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू को नहीं लेता है, ओके तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट आएगा वो ये 1/2 का इंक्रीमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में यहाँ पे हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। आई की वैल्यू क्या रहेगी, बार बार जैसे जैसे लूप एग्जीक्यूट होता जाएगा 1 ही जो है चलती जाएगी, क्योंकि उसमें कोई इंक्रीमेंट होगा ही नहीं, ठीक है। तो बार बार जो है 1 1 1 1 प्रिंट होता रहेगा, तो इट प्रिंट्स 1 1 1 1 एंड रिपीट्स फॉरएवर, ठीक। तो ये चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी थी, ये 1/2 कंफ्यूज करने के लिए दिया है, देन उसके बाद ऑप्शन भी डाल दिया इस तरीके से कि कंफ्यूजन और ज़्यादा हो, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके अगला देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग डेक्लरेशन इन सी कैर ए एंड देन कैर प्रिंटर पी दे दिया है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी वैलिड स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, जो वैलिड स्टेटमेंट नहीं है उसके बारे में बताना है। तो देखिए कौन सी जो है इसमें वैलिड स्टेटमेंट नहीं होगी। देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, देखिए अगर हम देखें जो पॉइंटर वैल्यू असाइनिंग डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो देखिए P इक्वल टू A, ये बिल्कुल करेक्ट डिक्लेरेशन है, ठीक है। P इक्वल टू A प्लस 2 भी जो है यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। उसके बाद है P M% A/2, यानी कि एड्रेस को हम डाल रहे हैं P में, ये भी सही है। लेकिन जो वैलिड नहीं है वो है A इक्वल टू P, ठीक है, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये वैलिड नहीं है। बाकी अगर हम जब P में यानी कि पॉइंटर डिक्लेरेशन की अगर हम देखें असाइनिंग वैल्यू की, तो P में जो हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन A में जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो जो है गलत हो जाएगी। तो C ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कंसिडर द फॉलोइंग सी कोड INT A इक्वल टू 5 B इक्वल टू 9 एंड देन फ्लोट R और R इक्वल टू है B/A, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, ये पूछा है इसने, ओके। R क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो R में क्या रखा है इन्होंने, B/A यानी कि 9/5, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकलेगा, 1, तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। हमें कंप्लीट नहीं लेना होता है ये, मतलब जैसे मैथ होता है तो हम जो है पूरा कंप्लीट लेते हैं ना कि 1.8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ उतना ही लेना होता है जितना वो उससे डिवाइड हुआ होता है। तो 5 1 जा 5, तो ये 5 1 तक ही जा रहा है, तो यहाँ पे आंसर 1 ही आ जाएगा। अगर रिमाइंडर बचता है तो बचे बेशक, तो 1.0 यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है फंक्शन ओवरलोडिंग इज ए कंसेप्ट इन विच ए फंक्शन इज यूज्ड टू implement lot of tasks at the same time. A function is called too many numbers of times by another function. A function provides common interface to the user to carry out possibly different function in each cell. A function is computationally too expensive for the system to handle. Okay, फंक्शन ओवरलोडिंग कंसेप्ट के बारे में बताना है कि यहाँ पर कौन सा जो है इनमें से सही है। तो देखिए कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे जो करेक्ट बनेगा वो बनेगा फंक्शन ओवरलोडिंग जो होता है एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसमें जो फंक्शंस होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं कॉमन इंटरफेस टू द यूजर एंड कैरी आउट पॉसिबली डिफरेंट फंक्शन इन ईच कॉल। तो सी ऑप्शन यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग से रिलेटेड सही होगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, जो सही है। स्टैटिक मेंबर ऑफ ए क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाय इट्स डिराइव्ड क्लास। स्टैटिक मेंबर ऑफ ए क्लास कैन बी इनिशियलाइज्ड ओनली विद इन द क्लास इट इज ए member of. A static member of a class can be initialized before an object of that class is created, and since static member of a class is actually a global element, it does not require a class object qualifier to access it independently of class object. Okay, यहाँ पे जो बताना है वो बताना है सही। पहले कह रहा है कि एक स्टैटिक मेंबर ऑफ ए क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाय इट्स डिराइव्ड क्लास, कि कोई स्टैटिक मेंबर जो है उसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता उसकी डिराइव्ड क्लास से, तो ये जो है गलत हो जाएगा। डिराइव्ड जो है किया जा सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। अगला है स्टैटिक मेंबर ऑफ ए क्लास कैन बी इनिशियलाइज्ड विद इन ओनली इनिशियलाइज्ड ओनली विद इन द क्लास, कि हम जो है स्टैटिक मेंबर को इन द क्लास में, मतलब क्लास के अंदर ही जो है इनिशियलाइज्ड कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्टैटिक मेंबर ऑफ ए क्लास कैन बी इनिशियलाइज्ड बिफोर एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड। तो स्टैटिक मेंबर को हम इनिशियलाइज करते हैं जहाँ पे मतलब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं जिस क्लास में, उससे पहले ही जो है स्टैटिक मेंबर को इनिशियलाइज किया जाता है, तो ये पॉइंट यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। और फोर्थ वाला भी जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा कि जो स्टैटिक मेंबर होता है क्लास का वो ग्लोबल एलिमेंट होता है, तो ये भी जो है गलत है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, सुपर की फॉर एन एंटिटी कंसिस्ट ऑफ वन एट्रीब्यूट एंड ओनली, एट लीस्ट टू एट्रीब्यूट, एट मोस्ट टू एट्रीब्यूट या वन और मोर एट्रीब्यूट। एक सुपर की जो एंटिटी होती है वो कितने एट्रीब्यूट से बनती है, ये बताना है इसमें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सुपर की फॉर एन एंटिटी कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट। एक और एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट से सुपर की बन सकती है। ठीक है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कीवर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट ए मैपिंग इन एसक्यूएल। ओके, एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन से एसक्यूएल कीवर्ड हैं जिनके द्वारा हम एसक्यूएल क्वेरी जो है कर सकते हैं। ठीक है। मतलब किसी भी डाटा को रिट्रीव करने के लिए हम एसक्यूएल क्वेरी जो है किन किन वर्ड्स के साथ या किन किन कीवर्ड्स के साथ जो है हम क्वेरी डालते हैं, ये बताना है। देखिए, सबसे पहले सिलेक्ट फ्रॉम टेबल। हमने एसक्यूएल पढ़ा, हमने पढ़ा कि टेबल हम कहीं पे यूज़ करते ही नहीं, हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, रिलेशन का यूज़ करते हैं। और जब हमें क्वेरी देनी होती है तो ऑब्वियस है हम सिलेक्ट जो होती है रिलेशन का जो नेम होता है उसमें से करते हैं, डायरेक्ट ऐसा कभी नहीं लिखते कि सिलेक्ट फ्रॉम टेबल। ठीक है। तो ऑब्वियस है ये कीवर्ड्स जो हैं इसमें यूज़ नहीं होंगे, टेबल तो नहीं होगा ऑब्वियसली। ठीक है। एसक्यूएल में कोई कीवर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है टेबल नाम का, ये याद रखिए। तो नो क्वेरी कैन बी मेड। ठीक। फिर अगला है सिलेक्ट फ्रॉम वेयर। इसमें देखिए सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है क्योंकि हमें जब भी क्वेरी देनी होती है डाटा को रिट्रीव करने के लिए डाटाबेस में से, तो हम ऐसे ही लिखते हैं सिलेक्ट, मतलब कोई पहले सिलेक्ट करते किसी चीज़ को, फिर आता है मतलब किस रिलेशन में से चाहिए एंड कहाँ से चाहिए, तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो सिलेक्ट फ्रॉम और वेयर जो है ये 3 कीवर्ड यूज़ किए जाते हैं मेनली, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे दिया है कनेक्ट टेबल और करेक्ट, तो टेबल फिर से आ गया, तो ऑब्वियस है टेबल कोई कीवर्ड नहीं है, इसमें भी टेबल आ गया, तो ये टेबल इसमें भी कोई कीवर्ड मतलब टेबल कोई कीवर्ड होता ही नहीं है, तो ऑब्वियस बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिए, इफ़ ए रिलेशन इज 2NF देन, अगर कोई रिलेशन 2NF में है तो इसका मतलब क्या है, एवरी कैंडिडेट की इज ए प्राइमरी की। क्या हर एक कैंडिडेट की प्राइमरी की हो सकते हैं? नहीं। कैंडिडेट की देखिए एक से ज़्यादा होती हैं। ठीक है। फिर उन एक से ज़्यादा में से हमें कोई यूनिक की फाइंड आउट करनी होती है जो कि प्राइमरी की बनती है। तो हर एक कैंडिडेट की को हम प्राइमरी की नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए मेरे पास 2 कैंडिडेट की हैं, तो ऑब्वियसली उनमें से कोई एक ही प्राइमरी की होगी, ना कि दोनों। ठीक है। तो एवरी कैंडिडेट की इज ए प्राइमरी की, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला देखिए, एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन ईच रिलेशन की, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। ये 2NF में हम बार बार पढ़ रहे हैं कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं वो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होते हैं प्राइम एट्रीब्यूट के सॉरी। ठीक है। और यहाँ पर जो है कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर वहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी बन रही है तो 2NF नहीं होगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है।
चलिए अगला है एवरी एट्रीब्यूट इज फंक्शनली इंडिपेंडेंट, कि हर एक एट्रीब्यूट जो होता है वो फंक्शनली इंडिपेंडेंट होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि वो तो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होते हैं। एवरी रिलेशन की इज ए प्राइमरी की, हर एक रिलेशन की में जो है तो प्राइमरी की होती है, तो वो 2NF होता है, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए 2NF की डेफिनेशन। अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अब हमें इनमें से ट्रू बताना है। ए रिलेशन इन 3NF इज ऑलवेज इन BCNF, कि कोई रिलेशन मतलब एक रिलेशन जो है 3NF में है तो वो हमेशा BCNF भी होगी। ठीक है, या फिर ए रिलेशन इन BCNF इज ऑलवेज इन 3NF। BCNF and 3NF are totally different. A relation in BCNF is in 2NF but not in 3NF. तो इसमें से हमें ट्रू बताना है। ओके, कोई रिलेशन अगर 3NF है तो वो हमेशा BCNF हो, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि BCNF का फिर एक अलग रूल लगता है। देखिए थर्ड जो 3NF का रूल है वो तो अप्लाई होता ही है साथ साथ, लेकिन BCNF का भी अलग से एक रूल लगेगा उसमें। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई रिलेशन 3NF में है तो वो हमेशा BCNF में भी होगी, नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर BCNF का रूल भी हमें अप्लाई करके देखना है। हमें सिर्फ ये नहीं चेक करना है कि अगर वो रिलेशन 3NF है तो वो BCNF हो गई, अलग से जो BCNF का रूल है वो भी तो फॉलो करना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए ये नहीं होगा। लेकिन अगला देखिए रिलेशन इन BCNF इज ऑलवेज इन 3NF, ये पॉइंट बिल्कुल सही हो सकता है कि कोई रिलेशन अगर BCNF में है तो हमने पढ़ा है कि अगर वो BCNF है तो वो 3NF भी होगी, कोई रिलेशन 3NF है तो वो 2NF भी होगी, इस तरीके से पढ़ते हैं। ओके, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं BCNF जो होगी वो हमेशा 3NF भी होगी, 3NF जो है तो 2NF भी होगी, और 2NF है तो फर्स्ट NF भी होगी। ठीक है, ओके, तो 2NF के लिए हम पढ़ते हैं ना कि रिलेशन किस में होनी चाहिए, फर्स्ट उसमें होनी चाहिए, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी होनी चाहिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म है तो वो रिलेशन 2NF में भी होनी चाहिए, तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो जाएगा रिलेशन इन BCNF इज ऑलवेज इन 3NF। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द क्वेरी, सिलेक्ट करना है स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट डाटा वेयर रोल नंबर, select roll number from student marks where semester marks equal to this and which of the following is true. ओके, यहाँ पे हम पहले सिलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट डाटा में से। ठीक है, वेयर रोल नंबर दिस दे दिया, देन इस रोल नंबर को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स वेयर सेमेस्टर मार्क्स इक्वल टू सेमेस्टर 2 मार्क्स, इस तरीके से ये दिया गया है। तो इसमें से हमें बतानी थी कि कौन सी जो है सही होगी। इट गिव्स द नेम ऑफ द स्टूडेंट हुज मार्क्स इन सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 आर सेम। ओके, इतना सिंपल नहीं है। देखिए अगर हम इसमें देखें तो फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 2 क्वेरी दी गई हमें। पहले ये था सिलेक्ट स्टूडेंट नेम, देन सिलेक्ट रोल नंबर किया गया फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स में से, तो 2 क्वेरी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और अगर जब वो रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से तो हम क्या करेंगे, पहले जो इनर क्वेरी होगी उसको सॉल्व करेंगे, देन हम आउटर क्वेरी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर यहाँ पे इसका बनेगा वो बनेगा इट गिव्स द नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट। अब यहाँ पे ऑल क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि सिलेक्ट में हम क्या करते हैं, पूरा कॉलम जो है सिलेक्ट करके देता है ये हमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेम की अगर बात आ रही है तो ये एक पर्टिकुलर रो की बात नहीं करेगा, पूरा कॉलम जो है सिलेक्ट करके देगा। तो नेम जितने भी होंगे स्टूडेंट्स के वो सारे आएंगे, क्योंकि जितने भी नाम आएंगे वो पूरे एक कॉलम में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल वाली कंडीशन यहाँ पे इसलिए आती है, इट गिव्स द नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हुज मार्क्स इन सेमेस्टर 1 इक्वल, मतलब हुज मार्क्स इन सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 आर सेम, इसीलिए जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वो सारे बच्चों के नेम सेलेक्ट करेगा, स्टूडेंट नेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज मोस्ट एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ बोथ स्पेस एंड टाइम टू रिवर्स ए स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, लिंक लिस्ट, स्टैक, एरे या ट्री। तो रिवर्स ए स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स के लिए जो सही है, मतलब अगर आपको वैल्यू जो है प्रिंट करानी रिवर्स ऑर्डर में तो आप किस डाटा स्ट्रक्चर को प्रेफर करेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा स्टैक को। रिवर्स स्ट्रिंग हमने इसकी एप्लीकेशन पढ़ी भी थी, तो स्टैक जो है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। स्टैक किस प्रोसीजर को फॉलो करता है, लीफो को, लास्ट इन फर्स्ट आउट को। ठीक,
अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सीक्वेंस ऑफ नोड्स एग्जामाइंड इन ए बाइनरी सर्च ट्री वाइल सर्चिंग फॉर की 98। सीक्वेंस बतानी है नोड्स की, क्या हो सकती है जब हमें किसको सर्च करना है, 98 को सर्च करना है। ठीक है, तो अभी इसको कैसे पता करेंगे, हर एक का बाइनरी सर्च ट्री जो है हम बना के देखते हैं। देखिए सबसे पहले 100 दिया है रूट में, तो 100 हो गया। उसके बाद 50 है, तो बाइनरी सर्च ट्री है तो लेफ्ट वाली वैल्यू जो होती है वो रूट से छोटी रहती है और जो राइट वाली वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है। तो 50 है तो 50 100 के यहाँ पर आ जाएगा 50। उसके बाद 70 है तो ये 75 जो है इसके राइट में रहेगा 50 के। ठीक है, फिर 60 है तो 60 जो है 50 के लेफ्ट में नहीं आ सकता, ये 75 के लेफ्ट में आएगा 60। उसके बाद 98 है। अब देखिए 98 ना कहाँ आ सकता है 98 को अगर हम देखें तो यहाँ पे कहीं पर भी जो है ये अगर हम देखेंगे यहाँ पे 60 के ना लेफ्ट में जा सकता है ना राइट में। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो बाइनरी सर्च ट्री की सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये जो है सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है 100 था, उसके बाद 120 है, तो 120 है तो इस तरफ आएगा। ठीक है, ओके इसने पूछा है कैन बी द सीक्वेंस ऑफ नोड्स। अब 120 के बाद अगर आप देखेंगे तो 90 है, तो रूट वैल्यू से जो है बिल्कुल छोटा जो है यहाँ पे बन रहा है ये। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे 90 जो है इस वाली रूट वैल्यू से भी छोटा है, लेकिन हमें पता है कि जो राइट में वैल्यूज आएंगी वो जो रूट वैल्यू होगी उससे क्या होनी चाहिए, बड़ी ही होनी चाहिए। ठीक है, रूट वैल्यू से बड़ी होनी, देखिए वो इस वाली रूट वैल्यू से यानी कि 120 से छोटा हो सकता है। मीन्स अगर यहाँ पे 105 होता तो हम उसको यहाँ पे पुट कर सकते थे, लेकिन 90 को नहीं कर सकते क्योंकि वो मेन वाली जो रूट वैल्यू वहाँ पे दी गई है 100 उससे छोटा है, उससे बड़ा होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तीसरा अगर हम देखें तो 200 दिया है सबसे पहले, तो 200 हो जाएगा। फिर उसके बाद 70 है तो 70 को हम लेफ्ट में ले जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट में हो गया। 70 के बाद 100 है तो ये 70 के राइट में चला जाएगा 100, बिल्कुल सही है। फिर है 95, अब 100 से 95 क्या है, कम है, तो ये इसके लेफ्ट में आ जाएगा। एंड देन 98 है तो 95 के राइट में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से जो है बाइनरी सर्च ट्री को फॉलो किया जा रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डी में भी ये फॉलो नहीं करेगा, बेशक आप करके देख लीजिए। 75 है, उसके बाद हम राइट में जाएंगे 150 पे आए हम। अब देखिए यहाँ पे 90 वैल्यू है, अब 90 वैल्यू कहाँ पे जा सकती है, इसके लेफ्ट में जा सकती है, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। ठीक है, बट अगर आगे हम जाएंगे 80, अब 80 को अगर आप देखेंगे तो बट इसमें भी बन रहा है। ओके देखिए ये बन तो यहाँ पर भी रहा है 90 से, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ 80 और 80 से इधर जाएंगे तो 98 हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से में कनेक्टेड सीक्वेंस आ रही है। ठीक है, सीक्वेंस बतानी थी, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस जो है चल रही है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर अगेन यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, तो इस तरीके से इसमें बन रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये एक बार राइट गया, देन उसके बाद लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट गया एंड देन राइट गया है। तो यहाँ पे सीक्वेंस जो प्रॉपर बन रही थी उसके अकॉर्डिंग बताना था, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 270, 100, 95 और 98। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए सॉर्टेड लिस्ट विद एन एलिमेंट। सॉर्टेड लिस्ट के बारे में जो सही होगा वो बताना है, एन एलिमेंट्स उसमें दिए गए हैं लिस्ट में। फर्स्ट है इंसर्शन इन ए सॉर्टेड एरे टेक्स प्लेस कांस्टेंट टाइम, यानी कि जो हम सॉर्टेड एरे में इंसर्ट करते हैं वो कांस्टेंट टाइम जो है टेकन करता है, यानी कि लेता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। फिर इंसर्शन इज ए सॉर्टेड लीनियर लिंक लिस्ट टेक्स कांस्टेंट टाइम, तो कांस्टेंट टाइम तो होता ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पे। फिर सर्चिंग फॉर ए की इन ए सॉर्टेड एरे कैन बी डन इन ऑर्डर ऑफ log n टाइम। ओके ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं सॉर्टेड लिस्ट में वो क्या होते हैं, सॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, बाइनरी सर्च ट्री को यूज़ कर सकते हैं। और बाइनरी सर्च ट्री की अगर हम वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अगर लेंगे तो वो कौन सी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ log n हो जाएगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट है, फाइल्स दैट आर रिलेटेड टू input output and are used to model serial IO devices such as terminal, printer and network are called regular files,
कैरेक्टर स्पेशल फाइल, डायरेक्टरीज या ब्लॉक स्पेशल फाइल्स। ओके, ये कह रहा है कि फाइल जो कि रिलेटेड होती है इनपुट आउटपुट्स एंड यूज की जाती थ्रू मॉडल सीरियल आईओ डिवाइसेस लाइक टर्मिनल, प्रिंटर एंड नेटवर्क, इनको जो है बोला जाता है ब्लॉक स्पेशल फाइल। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको? ब्लॉक स्पेशल फाइल। अगला है एन एग्जाम्पल ऑफ ए पॉसिबल फाइल एट्रीब्यूट इज मिनिमम साइज, परमानेंट फ्लैग, आर्चिव फ्लैग या EBCDIC फ्लैग। जो एग्जाम्पल बताना है पॉसिबल फाइल एट्रीब्यूट का वो कौन सा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आर्चिव फ्लैग। ठीक है, ओके। अगला देखिए, द ATM सेल आर डैश बाइट लॉन्ग। ATM सेल बताना है कितने बाइट लॉन्ग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 53 बाइट्स लॉन्ग होता है, बी ऑप्शन 53 बाइट लॉन्ग। ठीक है, और ये भी पूछ लिया जाता है कि ATM कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग को यूज करता है, तो TDM टाइप डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को यूज करता है ये। ठीक, चलिए अगला देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन प्रिमिटिव CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एज। ओके, किसका एग्जाम्पल बताना है? नॉन प्रिमिटिव CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का। शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी या फेयर शेयर शेड्यूलिंग। ओके, देखिए राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की अगर हम बात करें तो ये कैसी एल्गोरिथम्स हैं? प्रिमिटिव एल्गोरिथम है। प्रिमिटिव, प्रायोरिटी में भी प्रिमिटिव आ जाता है क्योंकि प्रायोरिटी की बेस पे वो चलता है। तो यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव पूछा है, तो शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट और FCFS ये होती हैं नॉन प्रिमिटिव, जिसमें कोई इंटरप्शन नहीं होता है। ओके, ठीक है। और इसका जो है प्रिमिटिव वर्जन पूछा जाता है शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट का, तो वो कौन सा होता है? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ये इसका जो है प्रिमिटिव वर्जन होता है SJF का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, देयर आर n प्रोसेसेस इन मेमोरी। मेमोरी में n प्रोसेसेस हैं। ये प्रोसेस जो है स्पेंड करती है फ्रैक्शन P ऑफ इट्स टाइम वेटिंग फॉर IO टू कंप्लीट। और एक प्रोसेस जो है फ्रैक्शन P जो है टाइम वेट कर रही है किसका? IO रिसोर्स का पूरा होने में। तो यहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन को हम किससे दिखाते हैं ये बताना है। तो देखिए CPU यूटिलाइजेशन ये इक्वल टू होता है 1 माइनस P ऑफ N के। यहाँ पर अगर हम देखिए तो N क्या है? N है नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मेमोरी, मतलब जितनी भी मेमोरी हो। अब यहाँ पे कितनी भी मेमोरी हो सकती है, अगर 5 प्रोसेसेस बोलता तो कितना होता है यहाँ पे? पावर में 5 हो जाता। ठीक है, और P की अगर हम बात करें तो P यहाँ पे वेटिंग टाइम है। अब यहाँ पे वेटिंग टाइम गिवन होता। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बनते हैं यहाँ से, ये चीज़ इसमें बस याद रखिएगा। तो ये वेटिंग टाइम हो जाता है फॉर IO को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है। तो CPU यूटिलाइजेशन के निकालना है तो 1 माइनस कर दीजिए P की पावर N में से। ठीक है, ओके, ये चीज़ बस इसमें याद रखिएगा। तो 1 माइनस PN सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम कॉल इन यूनिक्स एज। जो मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम कॉल है यहाँ पे वो बतानी है। मेमोरी मैनेजमेंट, ओके, फोर्क कॉल क्यों यूज़ करते हैं हम? ये क्रिएट करती है चाइल्ड प्रोसेस ऑफ ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोसेस। ठीक है, चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए हम फोर्क कमांड का यूज़ करते हैं। आगे M मैप दिया है, ये मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम कॉल होती है जो इम्प्लीमेंट करती है डिमांड पेजिंग को। तो M मैप जो है ये क्या हो जाएगी? मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम कॉल हो जाएगी। तो याद रखिए M मैप जो है ये किसको इम्प्लीमेंट करती है? डिमांड पेजिंग को इम्प्लीमेंट करती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन यहाँ पे सिगेक्शन दिया है जो क्या करती है? एग्जामाइन करती है और चेंज करती है सिग्नल एक्शन को। सिग एक्शन है ये, सिग्नल एक्शन को चेंज और क्या बोलते हैं इसको? एग्जामाइन करने का काम होता है। देन यहाँ पे आगे दिया गया है एग्जीक्यूट द प्रोग्राम पॉइंटेड टू बाय फाइल नेम। ओके, यहाँ पे एग्जीक्यूशन का काम होता है CVE। तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट करती है। तो राइट आंसर यहाँ पे M मैप हो जाएगा, जो कि एग्जांपल होती है मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम कॉल का यूनिक्स में। ठीक, चलिए अगला देखिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हैज़ 6 टेप ड्राइव। एक कंप्यूटर के पास कितनी टेप ड्राइव है? 6 टेप ड्राइव हैं और उसके पास और उसको लेने के लिए जो n प्रोसेस है वो कंपीट कर रही हैं। हर एक प्रोसेस के पास देखिए 2 ड्राइव्स हैं, मतलब हर एक प्रोसेस को 2 ड्राइव्स चाहिए ही चाहिए। फॉर विच वैल्यू ऑफ n इज द सिस्टम डेडलॉक फ्री, की कौन सी वैल्यू होगी यानी कि नंबर ऑफ प्रोसेस बतानी कितनी होगी जिससे जो सिस्टम है वो डेडलॉक फ्री रहे, यानी कि सेफ स्टेट में रहे। तो उसके लिए कितनी प्रोसेस का होना ज़रूरी है? तो देखिए क्या कह रहा है, कंप्यूटर के पास कितनी ड्राइव है? 6 टेप ड्राइव है, ठीक है, और हर एक प्रोसेस को 2-2 की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ले लेती हूँ 6 प्रोसेस हैं, 6 प्रोसेस हैं, तो ऑब्वियस है अब 6 प्रोसेस हैं तो उनको 6 की 6 जो है 1-1-1 जो है उसमें दे दी जाएगी, यानी कि 6 प्रोसेस के लिए 1 ड्राइव हमने ईच कर दिया, ठीक है। बट हमें जरूरत कितने की है? 2 ड्राइव्स की है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे डेडलॉक आएगा क्योंकि 6 प्रोसेस हैं और 6 की 6 प्रोसेस को एक ड्राइव जो है हमने दे दी है, ठीक है। बट जरूरत तो 2 की थी, तो जब हम एक दे रहे हैं यानी कि वो जो एग्जीक्यूशन है वो पूरा नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस प्रॉब्लम आएगी, डेडलॉक जो होगा वो अनसेफ स्टेट में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 6 प्रोसेस थी तो मैं इस अगर प्रोसेस में से एक प्रोसेस कम कर दूं, मैंने एक प्रोसेस कम कर दी, ठीक है। अब क्या होगा, 4 प्रोसेस को तो आप एक अलॉट कर सकते हैं और एक प्रोसेस ऐसी होगी जिसको हम 2 अलॉट कर सकते हैं, और जैसे ही हम उसको 2 टेप ड्राइव अलॉट करेंगे उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी और वो रिलीज करेगी, देन जो रिलीज हुई हैं टेप ड्राइव वो क्या होंगी, दूसरे वालों को चली जाएंगी, यानी कि जो दूसरी और प्रोसेस थी उन्हें जा सकती है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम सेफ स्टेट में आ जाएंगे, डेडलॉक फ्री हो जाएंगे। तो कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। तो ये हमेशा याद ही रखिए कि जितनी नीड है आपकी उससे कम ही आपको प्रोसेसेस रखनी है, ठीक है। उतना इक्वल रखेंगे तो डेडलॉक की कंडीशन आएगी ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 जो है करेक्ट आंसर होना था, तो नन ऑफ द अबव जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज आएगा यहाँ से, ठीक। चलिए अगला देखिए, वाटरफॉल मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज ए टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, सिक्वेंशियल अप्रोच या कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच। देखिए वाटरफॉल मॉडल जो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कैसी अप्रोच होती है? लीनियर अप्रोच होती है, या आप इसको बोल सकते हैं सिक्वेंशियल अप्रोच होती है, ठीक है। कौन कौन से फेज आते हैं इसमें? सबसे पहले आता है फेजिबिलिटी स्टडी, उसके बाद एनालिसिस होता है, एनालिसिस के बाद डिजाइन होती है, देन कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग, फिर इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग एंड देन मेंटेनेंस होता है, ठीक है। तो ये इसमें स्टेप चलते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर VAF ये क्या लेता है? वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर, द क्रिटिकलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस एंड रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड इन द सॉफ्टवेयर, नंबर ऑफ टेक्निकल मैन पावर एंड हार्डवेयर कॉस्ट, टाइम पीरियड अवेलेबल एंड द लेवल ऑफ यूजर फ्रेंडली। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर इंक्लूड द क्रिटिकलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस एंड रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि कितने वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर्स जो हैं यूज किए जाते हैं फंक्शनल पॉइंट में? मैक्सिमम। तो 14 वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर्स आर यूजिंग इन फंक्शनल पॉइंट मैक्सिमम, ओके। तो 14 जो है VAF याद रखिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ ए यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक इज एक्सोर गेट, एंड गेट, और गेट या नॉर गेट। यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक के एग्जाम्पल बताने हैं, तो एक्सोर गेट नहीं होगा, ओके। देखिए एंड गेट, और गेट और एक नॉट गेट होता है, ये तो क्या होते हैं? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बेसिक गेट होते हैं। और यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं? नॉर होता है और दूसरा नैंड होता है, ये यूनिवर्सल होते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ लेयर दैट इज एब्सेंट इन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क इज फिजिकल लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, नेटवर्क लेयर या एप्लीकेशन लेयर। तो इनमें से कौन सी लेयर है जो कि एब्सेंट होती है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में? तो वो लेयर हो जाती है नेटवर्क लेयर। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 19 जिसमें हमने एग्ज़ाम में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस किए हैं। होप सो आप सभी को क्वेश्चन जो हैं अच्छे लगे होंगे, ओके। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। थैंक यू सो मच।